हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले आपकी इंग्लिश बुक का जो सेकंड बुक है ना, रैपिड रीडर, उसका चैप्टर नंबर 4 फोक टेल्स ऑफ बंगाल। तो आपकी सेमेस्टर 2 में आपका चैप्टर नंबर 4 आने वाला है, जिसके 3 टॉपिक्स हैं, 3 कहानियाँ हैं जो कि आपकी सिलेबस में है। ठीक है, सेमेस्टर 2 में सबसे पहला कहानी आपका है द गोस्ट ब्राह्मण, सेकंड है जो आज हम पढ़ने वाले द मैन हु विश्ड टू बी परफेक्ट, और थर्ड जो कहानी है वो है गोस्टली वाइफ। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका। ठीक है, और ये जो कहानियाँ हैं तीनों की तीनों यही आपके पेपर में आएंगी रैपिड रीडर से, और भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ेगा सर पर, बहुत ईजी कहानी है, भूतों की कहानी। अगर आपको भूतों की स्टोरी सुनना पसंद है तो ये तो आप ही के लिए है। ठीक है ना, एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पूछे कि फॉकटेल्स क्या होते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, फॉकटेल्स आपके बहुत ही पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज होते हैं जिनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप हैं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको ज़रूर कोई ना कोई कहानियाँ सुनाई होंगी, चाहे वो भूतों से रिलेटेड कहानी हो या नॉर्मल कोई सी भी ऐसी कहानी हो, है ना। तो वैसे ही आपके मम्मी पापा से अगर आप पूछे तो आप उनसे पूछेंगे कि आपको कोई कहानियाँ बचपन में सुनाई थी आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो वो भी कहेंगे हाँ सुनाई है। तो ऐसे ही करके जो बच्चे होते हैं उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं या मम्मी पापा क्या करते हैं, कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। तो यही कहानियों को अलग अलग टाइप्स की कहानियाँ होती है। तो जैसे हम ये वाली कहानियाँ पढ़ रहे हैं आज हम, ये हमारे फॉक टेल्स हैं। फॉक टेल्स जो रियल भी होते हैं और फेक भी होते हैं। तो ये ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है जिनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है लोगों में। ठीक है, नाउ ये जो फॉकटेल्स है बंगाल के, इन्हें लिखा है लाल बिहारी दे ने। ठीक है, फॉकटेल्स ऑफ बंगाल बहुत सारे इन्होंने कहानियाँ लिखी थी, जिसमें से 3 कहानियों को हमें पढ़ने के लिए दिया गया है हमारे रैपिड रीडर बुक में। नाउ इसका सोर्स आप ध्यान रखिए, हर एक टॉपिक, जैसे गोस्ट ब्राह्मण हम पढ़ रहे हैं या मैन हु विश टू बी परफेक्ट या गोस्टली वाइफ हम पढ़ रहे हैं, तो इनका सोर्स है फॉकटेल्स ऑफ बंगाल। एग्जाम में अगर पूछा जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ सेकंड चीज़, इसकी सेटिंग क्या है स्टोरीज़ की। तो सेटिंग जो है तीनों स्टोरीज़ की है रूरल एरियाज ऑफ बंगाल, बंगाल के जो गाँव वाले इलाके हैं वहाँ की स्टोरीज़ है। ठीक है, और इसका टाइप क्या है स्टोरीज़ का, गोस्ट स्टोरीज है ये। ठीक है, गोस्टली स्टोरीज यानी कि भूतों की स्टोरीज ये है तीनों की तीनों। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जाके भी आपको ऐसे ही सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी एक्सप्लेनेशन की, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है द मैन हु विश्ड टू बी परफेक्ट, यानी वो आदमी जो कि परफेक्ट बनना चाहता है। ठीक है, सो देखिए, वंस ऑन अ टाइम अ रिलीजियस मेंडिकेंट केम टू अ किंग हु हैड नो इशू। तो एक समय की बात है, एक धार्मिक भिक्षुक था। रिलीजियस माने धार्मिक, और मेंडिकेंट का मतलब होता है भिक्षुक, या इंग्लिश में आप इसको बेगर कहते हैं, है ना, यानी जो भीख मांगता है। तो वो भिक्षुक जो है आया था राजा के पास, केम टू अ किंग, जिसका कोई भी संतान नहीं थी। हु हैड नो इशू, नो इशू यहाँ पे इशू का मतलब परेशानी नहीं है, इशू का मतलब यहाँ पे है संतान, उसका कोई भी संतान नहीं थी। अब राजाओं का क्या होता था ना, राजाओं का पुत्र संतान होना बहुत ही ज़रूरी होता था उनके लिए, कि उनके पास उनकी पुत्र संतान हो। क्यों? क्योंकि आगे जाके उनका नाम, उनका साम्राज्य उन्हीं को चलाना है। उनके पुत्र संतान, उनके बेटे होते वही आगे जाके उत्तराधिकारी बनते हैं और वही चलाते हैं आगे जाके साम्राज्य को। तो उसके लिए सन चाहिए होते हैं। तो अब जो राजा थे ना, इनके पास कोई भी चाइल्ड नहीं था, ना बेटी ना बेटा, तो इनके पास कोई भी उनके चाइल्ड नहीं थे। एंड सेड टू हिम, तो मेंडिकेंट आके, जो रिलीजियस मेंडिकेंट थे, ये राजा के पास आकर कहते हैं, एज यू आर एंशियस टू हैव अ सन, आप जैसे कि चिंतित है कि आपके पास कोई बेटा नहीं है, आपको बेटा चाहिए, आई कैन गिव टू द क्वीन अ ड्रग, मैं जो रानी है आपकी उनको एक मेडिसिन दूंगा। ड्रग माने मेडिसिन, बाय सोलोइंग विच शी विल गिव बर्थ टू ट्विन सन्स, जिसको खाने के बाद, सोलोइंग माने खाने के बाद, आपकी जो रानी है वो जन्म देगी 2 बेटों को, और ये जो 2 बेटे होंगे ये ट्विन्स होंगे। ठीक है, ट्विन का मतलब सेम सेम। बट आई विल गिव द मेडिसिन ऑन दिस कंडीशन, लेकिन मैं जो मेडिसिन है, दवाई है, वो एक ही शर्त पर दूंगा। कंडीशन माने शर्त, एक ही शर्त पर दूंगा, दैट ऑफ दोज ट्विन्स यू विल गिव 1 टू मी, जो ट्विन्स होंगे आपके 2 बेटे होंगे उनमें से आपको एक बेटा मुझे देना पड़ेगा, एंड कीप द अदर योरसेल्फ, और दूसरा बेटा आप अपने पास रखें। द किंग थॉट द कंडीशन समवट हार्ड, अब राजा को ये शर्त थोड़ी सी मुश्किल लगी, क्योंकि अपना बेटा दे देना, अपने संतान दे देना किसी को बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। तो ये जो शर्त थी उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी। बट एज ही वॉज एंशियस टू हैव अ सन टू बियर हिज नेम एंड इनहेरिट हिज वेल्थ एंड किंगडम, ही एट लास्ट एग्रीड टू द टर्म्स। तो राजा को ये चीज़ मुश्किल लग रही थी, परंतु क्योंकि वो चिंतित थे, क्योंकि उनका एक बेटा नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें बेटा चाहिए था
ताकि उनका बेटा आगे जाके उनकी नाम को, उनके साम्राज्य को, उनके पैसों को क्या करे, उसका उत्तराधिकारी बने। क्योंकि अगर राजा के बाद, राजा जब मर जाएंगे, राजा भी है तो सब कुछ ठीक है, उनका साम्राज्य चल रहा है, उनका जो भी है सब कुछ चल रहा है, लेकिन राजा के जाने के बाद फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ठीक है, उनका साम्राज्य कौन संभालेगा, उनका पैसा कौन संभालेगा, तो उसके लिए उनको एक बेटा चाहिए, है ना। तो उस वजह से वो उनके जो टर्म्स, वो जो शर्तें उन्होंने दी थी उस मेंडिकेंट ने, उसकी शर्त को मान गए वो, ठीक है। ही एट लास्ट में वो एग्री कर गए उनकी शर्तों से। अकॉर्डिंगली द क्वीन swallowed द ड्रग, जैसा कि बताया गया था, जो रानी थी उन्होंने उस मेडिसिन को खा लिया, ठीक है। एंड इन ड्यू टाइम, और कुछ ही दिनों में यानी कुछ ही समय बाद, गेव बर्थ टू 2 sons, और उन्होंने जन्म दिया 2 बेटों को। द ट्विन ब्रदर्स बिकम 1 year old, 2 years old, 3 years old, 4 years old, 5 years old, and still the mendicant did not appear to claim his share. तो देखो, अब जो वो दोनों ट्विन ब्रदर्स थे, वो दोनों बेटे थे, वो 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, 5 साल के हुए, तो इस तरीके से वो बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन जो मेंडिकेंट था, वो जो भिक्षुक था, वो अपना अधिकार मांगने नहीं आया। जैसा कि शर्त के तौर पर उसने कहा था कि वो दवाई तभी देगा जब उसे उसका एक बेटा दिया जाएगा, राजा अपना एक बेटा दे देगा, है ना। तो वो अपना अधिकार मांगने नहीं आया, जो शेयर था उसका, वो मांगने अभी तक नहीं आया। बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आया। द किंग एंड क्वीन देयरफॉर थॉट दैट द मेंडिकेंट हु वाज ओल्ड वाज डेड। जो राजा और रानी थे, उन्हें लगा कि जो भिक्षुक है वो बहुत बूढ़ा हो गया था, तो शायद वो मर गया होगा। एंड डिसमिस्ड ऑल फियर्स फ्रॉम देयर माइंड्स, और डरे हुए थे ना राजा रानी कि उन्हें अपना एक बेटा, अपनी संतान देनी पड़ेगी, तो उनको एक डर था, उनके मन में एक सताई हुई थी ये चीज़ कि उन्हें अपना एक बेटा देना पड़ेगा। तो अब वो सारी चीज़ें, उनका जो डर था अंदर से, मन के अंदर जो डर था, वो अब खत्म हो गया, डिसमिस्ड, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भिक्षुक आ ही नहीं रहा है, ठीक है। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं लेकिन भिक्षुक आ ही नहीं रहा है। बट द मेंडिकेंट वाज नॉट डेड। लेकिन यहाँ पे देखो, राजा रानी को लग रहा था कि जो भिक्षुक है वो मर गया होगा, तो अब कोई हमसे अपना बेटा नहीं मांगने आएगा। लेकिन मेंडिकेंट जिंदा था, बट लिविंग, वो जिंदा था। ही वॉज काउंटिंग द ईयर्स केयरफुली, वो बल्कि जो साल है उनको बड़े ही अच्छी तरीके से गिन रहा था। वो क्या चाहता था पता है? वो चाहता था कि वो बेटे है वो पूरी तरीके से क्या हो, सब कुछ सीख ले, ठीक है, वो बड़े हो जाए, तब जाके आगे जाके वो बड़ा जब हो जाएगा बेटा, तो उसको लेके आएगा, ठीक है, अपने पास। क्योंकि अभी अगर छोटे में ही लेकर चला जाएगा तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको पालना पोसना पड़ेगा, इतना शायद वो ना कर सके। इस वजह से अभी वो क्या कर रहा था, राजा के पास ही रखे हुए उस अपना क्लेम मांगने नहीं आया था कि अभी जो है वो बड़ा हो जाए बेटा, जब बड़ा हो जाएगा तब जो है मांगने आऊँगा अपना अधिकार। तो वैसा ही हुआ। देखो, द यंग प्रिंसेसेस वर पुट अंडर ट्यूटर्स, जो दोनों यंग थे, छोटे छोटे जो प्रिंसेस थे, ठीक है, राजा के बेटे कौन, प्रिंसेस, राजकुमार, तो राजकुमारों को ट्यूटर्स दिए गए, पढ़ाया लिखाया गया उन्हें। एंड मेड रैपिड प्रोग्रेस इन लर्निंग, उनका बड़ी ही तेज़ी के साथ लर्निंग में प्रोग्रेस हो रहा था। एज वेल एज इन आर्ट्स ऑफ राइडिंग एंड शूटिंग विद द बो। अब क्योंकि वो राजा थे तो उनको हॉर्स राइडिंग सिखाई गई, घुड़सवारी सिखाई गई, और इसके साथ साथ तीर धनुष सिखाया गया। शूटिंग विद द बो मैंने तीर धनुष बाण सिखाना, सब कुछ वो अच्छी तरीके से सीख रहे थे। एंड एज दे वर अनकॉमनली हैंडसम, और साथ ही साथ वो बहुत ही असाधारण रूप से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ही अच्छे दिखने वाले थे। दे वर एडमायर्ड बाय ऑल द पीपल, उन्हें हर कोई पसंद करता था। एडमायर्ड यानी पसंद करना, हर इंसान, हर एक पीपल उनको पसंद करते थे। व्हेन द प्रिंसेस वर 16 years old, अब जब बच्चे 16 साल के हो गए, कितने साल के, 16 साल के, द मेंडिकेंट मेड हिज अपीयरेंस एट द पैलेस गेट, तो अब मेंडिकेंट, वो जो भिक्षुक था, वो पैलेस के गेट पर आया, ठीक है, यानी कि अब वो आ गया अपना हक मांगने, शेयर मांगने। एंड डिमांडेड द फुलफिलमेंट ऑफ द किंग्स प्रॉमिस, और जैसा कि राजा ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो मेडिसिन देगा तो वो एक अपना संतान दे देगा उसे, तो वैसा का वैसा अपना डिमांड करने लगा, ठीक है, कि अब प्रॉमिस को पूरा करो। द हार्ट्स ऑफ द किंग्स एंड क्वीन वर ड्राइड अप विद देम, तो अब जो दिल था वो सूख चुका था राजा रानी का, क्योंकि अब वो उनकी संतान मांगने आया है। तो अब किसी का भी कलेजा फट सकता है ना, किसी भी माँ बाप का, अगर उसकी संतान उससे मांगने आए, है ना, तो वैसा ही हुआ। दे हैड थॉट दैट द मेंडिकेंट was no more in the land of the living, उन्हें लग रहा था राजा रानी को कि अब मेंडिकेंट जिंदा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर नहीं है। बट what was their surprise when they saw him standing at the gate in flesh and blood, लेकिन वो एकदम से सरप्राइज हो गए, अचंभित हो गए ये देखकर कि वो इंसान जिंदा है। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब जिंदा है, वो ह्यूमन है। फ्लैश एंड ब्लड किसका होता है, ह्यूमन का, है ना, तो वो पूरी तरीके से जिंदा है और उनके गेट के सामने खड़ा है। एंड डिमांडिंग वन ऑफ द यंग प्रिंसेस फॉर हिमसेल्फ, और वो डिमांड कर रहा है एक प्रिंस अपने लिए। द किंग एंड क्वीन वर प्लंज्ड इनटू अ सी ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सी ऑफ ग्रीफ का मतलब यहाँ पे दुखों का समुद्र, ठीक है, दुखों के समुद्र में जैसे डूब गए इस तरीके से। देयर वॉज नथिंग फॉर इट हाउएवर बट टू पार्ट विद वन ऑफ द प्रिंसेस, फॉर द मेंडिकेंट माइट by his curse turn into ashes not only both the princess but also the king, queen, palace and the whole of the kingdom to boot। अब राजा रानी कुछ भी नहीं कर सकते थे ग्रीफ के अलावा, दुख
के अलावा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि अगर वो एक प्रिंस को नहीं देंगे मेंडिकेंट को, उस भिक्षुक को, तो भिक्षुक क्या कर सकता है, अपना श्राप देकर वो ना केवल उन दोनों प्रिंस को मिट्टी में मिला सकता है, बल्कि राजा रानी, वो जो उनका पूरा साम्राज्य था, उनका पैलेस, सब चीज़ को मिट्टी में मिला सकता है, ठीक है। मतलब उनका पूरा सर्वनाश कर सकता है वो अपने एक कर्स से, ठीक है, अपने एक अभिशाप से। तो पूरा जो है उनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर उन्होंने नहीं दिया तो उन्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि वादा किया गया था राजा के द्वारा। बट विच वन वॉज टू बी गिवन अवे, लेकिन अब किस वाले को दिया जाए? दोनों बेटे जो है उसमें से कौन से वाले को दिया जाए? द वन वॉज अ डियर एज द अदर, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्यारे थे, ठीक है, कोई भी उनमें से कम नहीं था। अ फियरफुल स्ट्रगल अरोज इन द हार्ट्स ऑफ द किंग एंड क्वीन। अब राजा और रानी के जो है डर का माहौल हो चुका था, फियरफुल स्ट्रगल था उनके लिए कि वो अपना कौन सी संतान दे, क्योंकि दोनों ही उनके लिए प्यारे थे। एज फॉर द यंग प्रिंसेस ईच ऑफ देम सेड आई विल गो, आई विल गो। अब दोनों ही बेटे, जो दोनों ही राजकुमार थे, वो कहते हैं कि मैं जाऊँगा, तो ये कहता मैं जाऊँगा, ठीक है। दोनों ही कह रहे हैं कि आप रहो, मैं जाऊँगा। द यंगर वन सेड टू द एल्डर। अब छोटा वाला जो राजकुमार था वो बड़े वाले राजकुमार से कहता है यू आर ओल्डर, आप बड़े हैं, इफ़ ओनली बाय अ फ्यू मिनट, कुछ मिनटों के लिए, लेकिन आप बड़े हैं। यू आर द प्राइड ऑफ माई फादर, आप मेरे पिता के गर्व है, उनका गर्व है। यू रिमेन एट होम, आप घर पर रहिए, क्योंकि आप मेरे पिता का गर्व है, आप बड़े हैं। आई विल गो विद द मेंडिकेंट, और मैं भिक्षुक के साथ जाता हूँ। द एल्डर सेड टू द यंगर, फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, यानी बड़े राजकुमार ने छोटे राजकुमार से कहा, यू आर यंगर देन आई एम, तुम मेरे से छोटे हो। यू आर द जॉय ऑफ माई मदर, और तुम मेरी माँ की खुशी हो। यू रिमेन एट होम, तुम घर पर रहो। आई विल गो विद द मेंडिकेंट, मैं जाता हूँ भिक्षुक के साथ। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ या एंड ना, यानी बहुत सारे तर्क वितर्क करने के बाद, हाँ ना के बाद, आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ मॉर्निंग एंड लेमेंटेशन। मॉर्निंग का मतलब होता है ग्रीफ, दुख के साथ, लेमेंटेशन क्राइंग, यानी रोने के बाद, यानी दुखों के बाद, रोने के बाद सब रो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, ठीक है। तो उस सब के बाद आफ्टर द क्वीन हैड वेटेड हर क्लोथ्स विद हर टीयर्स, यानी रानी ने रो रोकर अपने कपड़े भिगो दिए। द एल्डर प्रिंस वॉज लेट गो विद द मेंडिकेंट, अब जो है कौन जा रहा है उस भिक्षुक के साथ? एल्डर प्रिंस, यानी जो बड़ा वाला राजकुमार है वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बात को ना बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, यहाँ पे यूज़ हुआ है हाइपरबोले का, यानी कि जब बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, जैसे कि रानी ने इतना रोया कि उसके कपड़े भीग गए, ऐसा हो सकता है क्या? वेटेड हर क्लोथ्स, मतलब थोड़ा बहुत तो भीग जाता है, लेकिन पूरे क्लोथ्स भीग जाना थोड़ा बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे हाइपरबोले का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखो कौन जाता है मेंडिकेंट के साथ? एल्डर प्रिंस, ठीक है, बड़ा बेटा जाता है उनका। बट बिफोर द प्रिंस लेफ्ट हिज फादर्स रूफ ही प्लांटेड विद हिज ओन हैंड्स द ट्री इन द कोर्टयार्ड ऑफ द पैलेस, यानी जो पैलेस था उनका, वहाँ पर अपने खुद के हाथों से उसने उसके आंगन में, कोर्टयार्ड माने आंगन, जो उनका आंगन था वहाँ पे उसने अपने हाथों से क्या किया? एक पेड़ लगाया, ठीक है। अपने पिता के घर पर, मतलब घर से जाने से पहले उस बड़े प्रिंस ने क्या किया? एक ट्री लगाया, पेड़ लगाया। एंड सेड टू हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को कहा और अपने ब्रदर को कहा, क्या कहा? राजा रानी को और उसके भाई को कहा, दिस ट्री इज़ माई लाइफ, ये जो पेड़ देख रहे हो ये मेरी लाइफ है। व्हेन यू सी द ग्रीन एंड फ्रेश, जब आप उस पेड़ को पूरा ग्रीन हरा भरा देखोगे, फ्रेश देखोगे, देन नो दैट इट इज़ वेल विद मी, तो समझ लेना कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं ठीक हूँ। व्हेन यू सी द ट्री फेड इन सम पार्ट्स, और जब तुम देखो जो पेड़ है वो फीका पड़ चुका है, कुछ कुछ जगह पर, कुछ जगह पे मुरझा गया है, तो समझना देन नो दैट आई एम इन इल केस, कि मैं एक बुरी परिस्थिति में हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ या किसी बुरी परिस्थिति में पड़ा हूँ। एंड व्हेन यू सी द होल ट्री फेड, और जब देखो कि पूरा पेड़ ही सूख जाए, पूरा पेड़ ही मुरझा जाए, देन नो दैट आई एम डेड एंड गॉन, तब समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ, मैं इस धरती से जा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो बड़ा बेटा था उसने भिक्षुक के साथ जाने से पहले एक पेड़ लगा दिया अपने पैलेस के आंगन में, और कहा कि यही मेरी लाइफ है, तुम इसको देखते रहना, अगर ये पूरा फ्रेश हो, ग्रीन हो, तो समझ लेना मैं बहुत सही हूँ, और अगर थोड़ा थोड़ा फेड हो जाए किसी किसी पार्ट्स में, तो समझना एक बुरी परिस्थिति में मैं हूँ, और अगर पूरा ही मुरझा जाए पेड़, तो समझ लेना मैं मर चुका। देन किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग द किंग एंड क्वीन एंड हिज ब्रदर ही फॉलोड द मेंडिकेंट, फिर बहुत सारे किसिंग्स के बाद एक दूसरे को गले लगाकर अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने पिता को, सबको घर, प्रिंस जो राजकुमार था वो भिक्षुक के साथ चला गया। As the mendicant and the prince were wending their way towards the forest, they saw some dogs whelps on the roadside. तो जब मेंडिकेंट के साथ जा रहा था राजकुमार, कैसे? चलकर। वेंडिंग का मतलब होता है बाय वॉकिंग, यानी चलकर जब जा रहा था फॉरेस्ट की तरफ, ठीक है, ये जंगल की तरफ, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखे? कुछ डॉग के बच्चे देखे, पपीज़ को देखा। वेल्प्स का मतलब होता है बेबी, ठीक है, जो कुत्तों के बच्चे होते हैं उनको देखा रोड साइड पे। वन ऑफ द वेल्प्स सेड टू इट्स डैम,
तो एक जो पपी था, वेल्प का मतलब वो जो डॉग का बच्चा था, वो अपने डैम से कहते हैं, डैम का मतलब होता है जन्मदात्री, जन्म देने वाली। तो जन्म देने वाली कौन थी? उसकी माँ, वो जो डॉग है वो। तो कहता है मदर आई विश टू गो विद दैट हैंडसम यंग मैन हु मस्ट बी अ प्रिंस। कहता है छोटा बच्चा डॉगी का कि माँ मैं उस हैंडसम यंग मैन के साथ जाना चाहता हूँ जो कि एक प्रिंस होगा, ठीक है। द डैम सेड गो, तो उसकी माँ जो थी कहती है जाओ, चले जाओ उसके साथ। एंड द प्रिंस ग्लैडली टुक द पपी एज हिज कंपेनियन। और जब उसके पास जाता है तो जो राजकुमार था वो भी बड़े ही प्यार के साथ उस पपी को अपना कंपेनियन, अपना साथी बना लेता है। कंपेनियन मतलब साथी या दोस्त, तो दोस्त की तरह उसे अपने साथ ले जाता है। दे हैड नॉट गॉन फार व्हेन अपॉन अ ट्री ऑन द रोड साइड दे सॉ हॉक एंड इट्स यंग वंस। तो जब वो ज़्यादा दूर गए भी नहीं थे कि वहाँ पर पेड़ के ऊपर, रोड साइड में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर वो एक हॉक को देखते हैं। हॉक का मतलब ईगल, बाज, और उसके बच्चों को भी, यंग वंस यानी उसके बच्चों को भी देखते हैं। वन ऑफ द यंग वंस सेड टू इट्स डैम, डैम का मतलब बताया जन्मदात्री। तो वो जो बाज था, बाज पक्षी, उसका एक बच्चा जो था वो कहता है अपनी माँ से मदर आई विश टू गो विद द हैंडसम यंग मैन, मैं उस हैंडसम यंग मैन के साथ जाना चाहता हूँ, हु मस्ट बी द सन ऑफ अ किंग, जो कि एक राजा का पुत्र है। द हॉक सेड, तो जो उसकी माँ थी वो कहती है गो, एंड द प्रिंस ग्लैडली टुक द यंग हॉक एज हिज कंपेनियन। तो वो चला जाता है, तो प्रिंस भी उसे बड़े ही प्यार के साथ उसे अपना कंपेनियन, अपना साथी बना लेता है उस यंग हॉक को, ठीक है। तो आगे देखो क्या होता है। सो द मेंडिकेंट, द प्रिंस विद द पपी एंड द यंग हॉक वेंट ऑन देयर जर्नी। तो इस तरीके से जो भिक्षुक था, जो राजकुमार था, जो पपी और जो यंग हॉक है, जो ईगल है, ईगल का बच्चा और कुत्ते का बच्चा, वो सब चारों एक साथ जाते हैं अपने जर्नी में। At last they went into the depth of the forest far away from the houses of men. अब at last वो फॉरेस्ट जो जंगल है उसकी गहराई में चले जाते हैं, मतलब बहुत ही घने जंगलों के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे किसी भी आदमी का घर नहीं है। Where they stopped before a hut thatched with leaves, और वो खड़े हो जाते हैं कहाँ पर? जहाँ पे एक हट था, एक झोपड़ी थी जो कि लीव से ढकी हुई थी। thatched का मतलब होता है कवर्ड, तो लीव से ढकी हुई थी। दैट वॉज द मेंडिकेंट सेल, और वो मेंडिकेंट का सेल था। सेल का मतलब बहुत ही छोटा हर्ट, झोपड़ी थी, वही मेंडिकेंट की झोपड़ी थी, वहीं पे वो रुक गए। द मेंडिकेंट सेड टू द प्रिंस, अब जो भिक्षुक था उसने राजकुमार से कहा यू आर टू लिव इन दिस हर्ट विद मी, आपको मेरे साथ इस झोपड़ी में रहना होगा। योर चीफ वर्क विल टू कर्ल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर माई डिवोशंस। तो देखो आपको मेरी आराधना के लिए आपका मुख्य काम क्या है? चीफ वर्क का मतलब मुख्य काम। आपका मुख्य काम ये है कि आप मेरे लिए फूलों को इकट्ठा करके लाओगे जंगल से, जिससे कि मैं आराधना कर सकूं। मैं पूजा पाठ करता हूं ना, तो बोला था ना रिलीजियस मेंडिकेंट है, वो धार्मिक बेगर है, भिक्षुक है, तो वो क्या है अपने आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसके लिए फूल चाहिए होते हैं। तो कहता है कि आपका मेन काम क्या है? आप मेरे लिए फूल लेकर आओगे फॉरेस्ट से। यू कैन गो ऑन एवरी साइड एक्सेप्ट द नॉर्थ, आप कहीं पर भी जाओ लेकिन नॉर्थ को छोड़कर, नॉर्थ साइड में आपको नहीं जाना। इफ़ यू गो टूवर्ड्स द नॉर्थ एविल विल बिटाइड यू, अगर आप नॉर्थ की तरफ चले जाते हो तो आपका पीछे जो है क्या होगा? एविल, एविल माने बुरी चीज़ आपका पीछा करेगी, मतलब आपके साथ बुरा होगा कुछ। यू कैन ईट वट एवर फ्रूट और रूट यू लाइक, और आप इस जंगल का कोई भी फूल, कोई भी मूल खा सकते हो। एंड यू फॉर योर ड्रिंक यू विल गेट इट फ्रॉम द ब्रूक, और पानी पीने के लिए आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे छोटा सा एक झरना है, वहाँ से आप पानी पी सकते हो। ब्रूक का मतलब होता है झरना, ठीक है, स्ट्रीम, तो झरने से आप पानी पी सकते हो। द प्रिंस डिसलाइक नाइदर द प्लेस नॉर हिज वर्क, ना ही उस राजकुमार को वो जगह बेकार लगी, ना ही उसे उसका काम जो मिला था वो बेकार लगा, उसे पसंद आया। एट डॉन ही यूज्ड टू कर्ल फ्लावर्स इन द फॉरेस्ट एंड गेव देम टू द मेंडिकेंट। तो अर्ली मॉर्निंग, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह सुबह उठकर वो क्या करता था? फूलों को इकट्ठा करता था जंगल से और फिर मेंडिकेंट भिक्षुक को दे देता था। आफ्टर विच द मेंडिकेंट वेंट अवे समवेयर द होल डे एंड डिड नॉट रिटर्न टिल सनडाउन, और वहाँ से फिर जो भिक्षुक था वो कहीं चला जाता था पूरे दिन के लिए, और जब तक सनडाउन, जब तक शाम नहीं होती थी, सूरज नहीं डूब जाता था, तब तक वो वापस नहीं आता था। सो द प्रिंस हैड द होल डे टू हिमसेल्फ, तो प्रिंस के पास, राजकुमार के पास पूरा दिन होता था अपने साथ बिताने के लिए, अकेले रहने के लिए। He used to walk about in the forest, तो वो सारा दिन फॉरेस्ट में घूमता था। एंड his two companions, the puppy and the young hawk, अपने साथियों के साथ, उसके साथी कौन थे? पपी और यंग हॉक, तो उसके साथ वो सारा दिन क्या करता था? घूमता था फॉरेस्ट में। He used to shoot arrows at deer, यानी कि जो हिरन होता है, तो क्या करता था? वो तीर धनुष चलाता था डियर पे, ठीक है। Of which there was a great number, वो जो डियर थे उस फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा नंबर में थे, ज़्यादा संख्या में हिरन थे, तो वो उनको क्या करता था? शूट करता था, उन पर शूट करता था अपने तीर धनुष से, जो कि राजाओं का काम होता है ना। एंड थर्स मेड द बेस्ट ऑफ हिज टाइम, और इस तरीके से अपना अच्छा समय बिताया करता था। वन डे एज ही पियर्स्ड अ स्टैग विद एन एरो, एक दिन जो है उसने जो है तीर धनुष चलाया था अपना स्टैग पर। स्टैग का मतलब हिरन ही होता है, इसे 12 सिंघा भी बोलते हैं। स्टैग जो होता है 12 सिंघा वाला हिरन होता है। तो क्या होता है देखो, द वाउंडेड स्टैग रैन टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो जो
चोट लग गई थी जिस स्टैग को, वो नॉर्थ की तरफ चला गया। एंड द प्रिंस नॉट थिंकिंग ऑफ द मेंडिकेंट्स बिहेस्ट, और जो राजकुमार थे उन्होंने मेंडिकेंट की बात को नहीं माना। मेंडिकेंट ने जो आदेश दिया था, बिहेस्ट का मतलब आदेश देना, तो जो भिक्षुक ने जो आदेश दिया था उन्हें कहा था राजकुमार के कि आप कहीं पर भी जाए जंगल के, लेकिन नॉर्थ की तरफ ना जाए, तो वो उत्तर की तरफ जो नॉर्थ है वहीं पर चला गया। फॉलोड द स्टैग को फॉलो करता हुआ, विच एंटर्ड इनटू अ फाइन लुकिंग हाउस, और वो जो स्टैग था वो किसके अंदर चला गया, एक बहुत ही सुंदर घर के अंदर चला गया। फाइन लुकिंग हाउस था, एक अच्छा सा घर था, वहाँ घुस गया। दैट स्टूड क्लोज बाय, जहाँ पे राजकुमार खड़ा था तो देखा उसने कि वो उस घर के अंदर घुस गया, फाइन हाउस के अंदर। द प्रिंस एंटर्ड, तो अब जब उसको खोजने की तलाश में जो राजकुमार थे वो भी उस घर के अंदर घुस गए। बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द डियर ही सॉ यंग वुमेन ऑफ मैचलेस ब्यूटी सिटिंग नियर द डोर। अब उस डियर को तो वो हिरन तो उन्हें नहीं मिला उस घर के अंदर, लेकिन एक यंग वुमेन मिली जो कि बहुत ही सुंदर थी, मैचलेस ब्यूटी, यानी इतनी ज़्यादा सुंदर थी, और वो डोर के वहाँ पर बैठी हुई थी। विद अ डाइस टेबल सेट बिफोर हर, एक डाइस टेबल के साथ, ठीक है। उस समय जैसे आज के समय लूडो होता है ना, तो उस समय लूडो नहीं होता था, उस समय डाइस होता था, तो डाइस फेंक कर खेल खेले जाते थे। द प्रिंस वॉज रूटेड टू द स्पॉट वाइल ही एडमायर द हेवन बॉर्न ब्यूटी ऑफ द लेडी। अब वो जो राजा था, राजकुमार था, वहीं पर खड़ा हो गया। रूटेड का मतलब स्टूड, ठीक है, मतलब वहीं पर खड़ा हो गया उस जगह पर, और देखने लगा, एडमायर करने लगा, कहने लगा कि कितनी ज़्यादा सुंदर है ये, हेवन बॉर्न ब्यूटी है। वो जो लेडी थी बैठी हुई, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मानो आसमान से उतरी हुई परी हो, तो इस तरीके की सुंदर लग रही थी। कम इन स्ट्रेंजर सेड द लेडी, लेडी ने जब उसे देखा तो कहती है आओ, अंदर आओ, ठीक है, अनजान है ना, स्ट्रेंजर माने अनजान। चांस हैज़ ब्रॉट यू हेयर, आप यहाँ पे, आपके चांस नहीं आपको यहाँ पे लाया है। बट डोंट गो अवे विदाउट हैविंग विद मी अ गेम ऑफ डाइस, और प्लीज़ आप यहाँ से मत जाना, मेरे साथ एक बाजी ना खेले बिना मत जाना यहाँ से, ठीक है। द प्रिंस ग्लैडली एग्रीड टू द, तो जो प्रिंस था वो मान गया, ठीक है। प्रपोजल मतलब जो उस यंग लेडी ने बोला ना कि आप मेरे साथ एक डाइस खेल के ही जाना, ठीक है, आपको यहाँ बाई चांस आप यहाँ आ गए, लेकिन आप यहाँ से मत जाना बिना डाइस खेले मेरे साथ। राजकुमार थे वो मान गए। एज इट वॉज अ गेम ऑफ रिस्क दे एग्रीड दैट इफ द प्रिंस लॉस्ट द गेम ही शुड गिव हिज यंग हॉक टू द लेडी। अब वो जो गेम था वो रिस्क का गेम था, क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, हार जीत का खेल था। अगर राजकुमार हार गए इस गेम को, तो फिर उन्हें अपना जो यंग हॉक है, जो बाज है छोटा सा, उसे उस लेडी को देना पड़ जाएगा। एंड दैट इफ द लेडी लॉस्ट इट, और अगर वो लेडी हार गई तो शी शुड गिव टू द प्रिंस अ यंग हॉक जस्ट लाइक दैट ऑफ द प्रिंस। तो अगर वो लड़की, वो जो यंग लेडी है, वो हार गई तो उसे राजकुमार को देना पड़ेगा यंग हॉक, जैसा कि राजकुमार के पास ऑलरेडी है, वैसा ही सेम टू सेम देना पड़ेगा उसे राजकुमार को। द लेडी वॉन द गेम, लेकिन कौन जीता गेम में, लेडी, वो यंग लेडी जीत गई। शी देयरफॉर टुक द प्रिंस यंग हॉक एंड केप्ट इन अ होल कवर्ड विद अ प्लैंक, तो उसने राजकुमार से, जैसा कि शर्त थी उनकी गेम की, तो राजकुमार से वो यंग हॉक ले लिया और अपने होल में, होल मतलब एक बड़ा सा उनके पास एक होल था, एक ये होल है, ठीक है, इसको फिर उन्होंने उसके अंदर वो यंग हॉक को डाल दिया इस होल के अंदर, और फिर उसको बंद कर दिया प्लैंक से। प्लैंक आप बोल सकते हो एक बोर्ड, जो वुडन एक बोर्ड होता है, उससे, पटरा सुना होगा, तो ऐसा पटरा या फिर बोर्ड टाइप से उसको ढक दिया उस होल को, ठीक है। तो आगे देखो, द प्रिंस ऑफर्ड टू प्ले अ सेकेंड टाइम, अब वो जो राजकुमार था उसे फिर से दोबारा से खेलना था। एंड द लेडी एग्रीइंग टू इट, और जो लेडी थी वो भी मान गई। दे फेल्ट टू इट अगेन, दोबारा से उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, ऑन द कंडीशन दैट इफ द लेडी वॉन द गेम शी शुड टेक द प्रिंस पपी, एंड इफ शी लॉस्ट इट शी शुड गिव टू द प्रिंस अ पपी जस्ट लाइक दैट ऑफ द प्रिंस। अब की शर्त क्या है देखो, अगर लेडी जीत गई तो फिर जो राजकुमार के पास जो छोटा पपी है वो उसे देना पड़ेगा राजकुमार को, उस लेडी को, और अगर लेडी हार गई तो फिर क्या होगा, प्रिंस के पास जैसा सेम टू सेम पपी है वैसे ही सेम टू सेम पपी उसे राजकुमार को देना होगा, ठीक है। तो ये शर्त थी गेम की। द लेडी वॉन अगेन, और दोबारा से क्या होता है, जो लेडी थी वो जीत जाती है। एंड स्टोर्ड अवे द पपी इन अनदर होल विद अ प्लैंक अपॉन इट, और दोबारा से वो जो पपी था राजकुमार के पास उसको ले लेती है उसका पपी, और फिर उस होल में डाल देती है। और दूसरे होल में एक होल था जिसमें बांस को डाला हुआ था, अब दूसरा होल उसके पास ऑलरेडी था, तो उसके अंदर उस पपी को डाल के उसके ऊपर बोर्ड चढ़ा दिया, ढक दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, जो राजकुमार थे पहली बार खेले हार गए, दूसरी बार खेले फिर हार गए, अब तीसरी बार वो खेलना चाहते हैं। ये सारे जो गेम्स होते हैं ना, ये सारे डाइस वाले वगैरह जितने भी हार जीत के गेम होते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि एक नशा चढ़ जाता है। मतलब पहली बार आप मान लो आपने बाजी लगाई, ठीक है, शर्त लगाई, और मान लो आप हार गए, तो आप दूसरी बार शर्त लगाना चाहते हो कि दूसरी बार शायद आजमा के देख लेते, शायद इस बार मैं जीत जाऊँ, है ना। दूसरी बार फिर हार जाते हो तो सोचो दूसरी बार हार गए, पहली बार हार गए, चलो तीसरी बार लगा लो, तीसरी बार तो जीत ही जाएंगे। तो इस तरीके से चलता रहता है, और इस तरीके से हम जो है हारते रहते हैं।
जो शर्त हम लगाते हैं ना, बाजी लगाते हैं तो हारते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जो प्रिंस है, द प्रिंस ऑफर टू प्ले अ थर्ड टाइम, अब प्रिंस दोबारा से ऑफर करते हैं उस लेडी को कि क्या आप तीसरी बार खेलेंगी मेरे साथ। एंड द वेदर वॉज दैट, और जो शर्त थी वो क्या थी, देखो, इफ़ द प्रिंस लॉस्ट द गेम, अगर राजकुमार हार जाते हैं इस गेम को तो ही शुड गिव हिमसेल्फ, तो उन्हें अपने आप को सौंप देना होगा, अप टू द लेडी, उस लेडी को अपने आप पर सौंप दे, मतलब अपने आप को लेडी पर सौंप देना होगा, ठीक है, लेडी को दे देना होगा अपने आप को। टू बी डन टू बाय हर एनीथिंग शी प्लीज, और वो लेडी उस राजकुमार से कुछ भी काम करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है जैसा वो चाहती है, शी प्लीज, ठीक है, जैसा वो पसंद करे वैसा काम वो करवा सकती है उससे राजकुमार से, और राजकुमार कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, शर्त के तौर पे। एंड दैट इफ़ ही वॉन, और अगर मान लो राजकुमार जीत जाते तो क्या होगा, द लेडी शुड गिव हिम अ यंग मैन एग्जैक्टली लाइक हिमसेल्फ, तो उस लेडी को लाकर देना होगा जैसे राजकुमार है ठीक वैसा ही यंग मैन, जैसा वो दिखते हैं वैसा ही एग्जैक्टली सेम यंग मैन उन्हें लाकर देना होगा उस राजकुमार को, अगर लेडी हार गई तो, ठीक है। तो ये हो गई इनकी शर्त गेम की ना। अब गेम स्टार्ट हुआ, देखो कौन जीतता है, द लेडी वॉन द गेम, दोबारा से वो लेडी जीत गई, पहली बार भी जीती थी, दूसरी बार भी जीती थी, अब तीसरी बार भी जीत गई। Now she therefore caught hold of the prince and put him in a hole covered over with a plank. शर्त के अनुसार गेम वो जीती तो उसने राजकुमार को क्या किया, होल के अंदर डाल दिया और उसको कवर कर दिया बोर्ड से। प्लैंक का मतलब मैंने बताया बोर्ड, ठीक है, कवर कर दिया। उसके पास एक होल था जिससे वो अंदर डाल देती थी, इंसान को हो या जानवर को हो तो डाल के, और फिर उसके ऊपर ऐसा कवर कर देती थी, ठीक है। नाउ द ब्यूटीफुल लेडी वॉज नॉट अ वुमेन एट ऑल। अभी जो ब्यूटीफुल लेडी आप सोच रहे हो ना कि ये कैसे होल में डाल रही है और फिर इसको कवर कर दे रही है, ये क्या है, ये कौन है, तो ये ब्यूटीफुल लेडी असल में कोई वुमेन नहीं है, ये है शी वॉज राक्षसी, वो एक राक्षसी है। राक्षसी समझते हो ना, कार्टून्स में देखा होगा आपने राक्षसी, तो ये जिंदा इंसान को, जिंदा जानवर को खा जाती है। Who lived upon human flesh, जो कि रहती तो एक इंसान के शरीर में है लेकिन है कौन, राक्षसी। एंड हर माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ द टेंडर बॉडी ऑफ द यंग प्रिंस, और अब वो उस यंग प्रिंस को देख के, उस राजकुमार को देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है, उसके सुंदर शरीर को देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है कि उसको खाना चाहती है, ठीक है, क्योंकि क्या है वो राक्षसी है ना, तो खाना चाहती है उसको। बट एज शी हैड हर फूड दैट डे शी रिजर्व द प्रिंस फॉर द मील ऑफ द फॉलोइंग डे, लेकिन क्योंकि आज उसने अपना मील, अपना खाना खा लिया था, इस वजह से उसने सोचा कि वो प्रिंस को बचा कर रखेगी अपने अगले दिन के खाने के लिए। फॉलोइंग डे माने अगले दिन के खाने के लिए, ठीक है, तो अगले दिन भी तो कुछ खाना होगा, तो वो अगले दिन खाएगी प्रिंस को, आज नहीं खाएगी, ठीक है, कि आज का खाना हो गया। सो जैसे कि आपको पिक्चर में दिया हुआ है अपनी बुक में आप देख सकते हो, तो देखो ये वो एरिया है, वो जगह है फॉरेस्ट का एरिया जहाँ पर जो मेंडिकेंट था उसने प्रिंस को लाके रखा हुआ था। ये मेंडिकेंट का क्या है, ये मेंडिकेंट का जो है एरिया है जहाँ पर वो रहता था, ये उसका हट है छोटा सा, ठीक है, कवर्ड है लीफ से पूरा, देखो, और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे फूल वगैरह सब लगे हुए हैं। मेंडिकेंट ने जैसे कि राजकुमार को काम दिया हुआ था कि उसका चीफ वर्क क्या है, फूलों को कलेक्ट करके लाना मेंडिकेंट के लिए, जिससे कि वो डिवोशन में यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये देखो ये है राजकुमार जो कि फूलों को लेकर आते हैं, ठीक है, इतने सारे फूल हैं उनके हाथों में जो कि वो मेंडिकेंट के लिए लेकर आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो राजकुमार है, जो एल्डर राजकुमार है, वो खतरे में है ना, क्योंकि वो एक राक्षसी के हाथों में है और जो राक्षसी है वो उसे अगले दिन खा जाएगी, तो अब वो यहाँ पे खतरे में है। अब इनके घर वालों का क्या हाल है आप वो देखें। तो राजकुमार के जो घर वाले थे, उनके जो माता पिता थे, उनके भाई थे, यहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, देखो। मीन टाइम देयर वॉज अ ग्रेट वीपिंग इन द हाउस ऑफ द प्रिंस फादर। अब देखो यहाँ पर जो उसके घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, क्यों, दुखी है वो सब, क्यों, क्योंकि प्रिंस जा चुका है घर से, तो वो सब बहुत ज़्यादा दुखी है। जो प्रिंस की फैमिली है, घर है उनका, वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, दुखी है। His brother used every day to look at the tree planted in the courtyard by his own hand। तो जैसा कि एल्डर ब्रदर जाने से पहले जो कोर्टयार्ड में, उस आंगन में एक ट्री लगा कर गए थे और बोला था कि ये मेरा लाइफ है, ये मेरा जीवन है, आप लोग इस ट्री को देखना और समझ जाना कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो उसका जो भाई था, छोटा भाई, वो हर रोज़ जो है उस ट्री को देखता रहता था ना। हितर्तो ही हैड फाउंड द लीव्स ऑफ अ लिविंग ग्रीन कलर। हितर्तो का मतलब क्या होता है, देखो, हितर्तो मीन्स अंटिल नाउ, यानी अभी तक तो जब वो देख रहा था, छोटा भाई जो छोटा राजकुमार है, जब पेड़ देखता था तो उसके जो लीव्स थे वो सब हरे भरे थे, ठीक है, ग्रीन थे, पत्ते सारे ग्रीन थे। बट सडनली, लेकिन अचानक से, ही फाउंड सम लीव्स फेडिंग, कुछ लीव्स, जो कुछ पत्ते थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फेड हो रहे हैं, यानी मुरझा रहे हैं, ठीक है। ही गेव द अलार्म टू द किंग एंड क्वीन, और ये चीज़ देखकर उसने फटाफट से राजा और रानी को इस खतरे का बताया कि ये खतरा मंडरा रहा है शायद हमारे राजकुमार पर। एंड टोल्ड देम हाउ द लीव्स वर फेडिंग, और बताया किस तरीके से जो पत्ते हैं वो मुरझा रहे हैं, फीके पड़ रहे हैं। दे कंक्लूडेड दैट द लाइफ ऑफ द एल्डर प्रिंस मस्ट बी इन ग्रेट डेंजर। तो अब उन्हें पता लग चुका था, उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि जो एल्डर प्रिंस है उनका
जीवन किस तरीके से खतरे में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर लीव्स फेड होने लगे तो समझ जाना मैं किसी खतरे में। द यंगर प्रिंस देयरफॉर रिजॉल्व टू गो टू द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर। तो इस वजह से अब जो छोटे भाई थे, छोटे राजकुमार थे, उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने भाई को बचाने जाऊँगा, ठीक है, उनको मेरी ज़रूरत है, तो वो उनकी हेल्प करने चले जाते हैं। बट बिफोर गोइंग ही प्लांटेड अ ट्री इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द पैलेस। तो अब जाने से पहले वो क्या करते हैं, एक पेड़ लगा कर जाते हैं उस आंगन में, उनका जो पैलेस था उसके आंगन में वो एक पेड़ लगा के जाते हैं। जिस तरीके से उनका बड़ा भाई लगा कर गया था पेड़, ठीक वैसे ही वो भी पेड़ लगा कर जाते हैं, सिमिलर टू द वन हिज ब्रदर हैड प्लांटेड, जैसा कि उनके भाई लगा कर गए थे। एंड विच वॉज टू बी द इंडेक्स ऑफ द मैनर ऑफ हिज लाइफ। और जैसे उन्होंने उनके भाई ने कहा था कि ये जो पेड़ लगा के मैं जा रहा हूँ यही मेरा जीवन है, आप इसी को देखें और समझें कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, ठीक वैसे ही ये भी बता कर गए सबको कि ये ही मेरी लाइफ है, तो आप लोग देखें कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझेंगे, पेड़ अगर सही होगा, ग्रीन होगा, तो मतलब मैं ठीक हूँ, और अगर पेड़ फेड होने लगेगा तो समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ, और अगर पूरा ही मुरझा जाए तो समझ जाना मैं मर गया। तो वैसे ही उन्होंने किया। He chose the swiftest steed in the king's stables। स्टेबल्स माने अस्तबल जो होता है, यानी जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो जो राजकुमार थे वो जो उनके किंग थे, उनके जो पिता के जो अस्तबल था उसमें से सबसे तेज़ घोड़े को, स्टिड माने हॉर्स और स्विफ्ट मतलब स्विफ्ट मतलब सबसे तेज़, तो सबसे तेज़ घोड़े को उनके अस्तबल में से लेकर गए। एंड गैलॉप्ड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए, ठीक है। नाउ अब देखो, इन द वे ही सॉ अ डॉग। रास्ते में जब जा रहे थे जो यंगर राजकुमार थे, तो जब जा रहे थे क्या देखते हैं, एक डॉग देखते हैं विद अ पपी, यानी उसके बच्चे के साथ। एंड द पपी थिंकिंग दैट द राइडर वॉज द सेम दैट हैड टेकन अवे हिज फेलो कब फॉर द टू प्रिंसेस वर एग्जैक्टली लाइक ईच अदर सेड, एज यू हैव टेकन अवे माई ब्रदर टेक मी ऑल्सो विद यू। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, पूरा समझते हैं। तो जब रास्ते में जो यंगर राजकुमार जा रहे थे तो उन्होंने एक डॉग को देखा उस पपी के साथ, ठीक है, उसके बच्चे के साथ। ना जो पपी था, वो जो बच्चा था, वो सोच रहा है, थिंकिंग सोच रहा है कि जो राइडर, ये जो राजकुमार है, ये वही राजकुमार है जो कि उसके फेलो कब को लेकर गए थे। यानी कि आपने पढ़ा था जो एल्डर राजकुमार जब जा रहे थे वहाँ पे रास्ते से, तो जो पपी था वो, तो उसने बोला था अपनी माँ से कि मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ, उस प्रिंस के साथ, है ना। तो वो प्रिंस उसको लेकर गए थे। तो अब ये जो सेकंड पपी है, दूसरा वाला पपी है, उसका भाई है बेसिकली, तो वो कहता है, सोचता है कि ये मेरे भाई को लेकर गए थे, तो मैं भी इनके साथ जाऊँगा, है ना। तो वो उससे कहते हैं कि आप मेरे भाई को लेकर गए थे तो आप मुझे भी लेकर चलो अपने साथ, क्योंकि अब जो दोनों भाई थे ना वो एग्जैक्टली सेम कॉपी थे एक दूसरे की, जैसे जेरोक्स कॉपी होता है तो वैसे सेम कॉपी थे एक दूसरे की। हमने पढ़ा था कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, तो ये दोनों ट्विन थे, इस वजह से दोनों सेम थे। इस वजह से पपी समझ नहीं पाया कि इसका भाई है ना कि वो सेम, उसे लगा कि वही प्रिंस है जो कि मेरे भाई को लेकर गया, तो इस वजह से वो कह रहा है कि मुझे भी साथ में लेकर चलो अपने। द यंगर प्रिंस अंडरस्टैंडिंग दैट हिज ब्रदर हैड टेकन अवे पपी। तो अब इस बात से यंगर प्रिंस समझ चुके थे, जो राजकुमार थे समझ गए कि उसका जो भाई है, बड़ा भाई, वो ऐसा पपी लेकर गया था यहाँ से, इस वजह से जो इसका कब है वो जो है अपने साथ लेकर जाने के लिए कह रहा है, यानी उसका भाई, पपी का भाई लेकर जाने के लिए कह रहा है। तो क्या करते हैं वो, समझ के बात को, वो जो कब कह रहा था कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो जैसे मेरे भाई को लेकर गए थे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आपको लेकर चला जाता है यंगर प्रिंस अपने साथ एज अ कंपेनियन, यानी साथी के रूप में। फर्दर ऑन, अब जैसे आगे बढ़ता है, यंग हॉक विच वॉज पर्च्ड ऑन अ ट्री ऑन द रोड साइड सेड टू द प्रिंस। अब जब रास्ते में जाते हैं तो वो यंग हॉक को देखते हैं, जो बाज पक्षी होता है उसको देखते हैं, जो कि ट्री पर बैठा हुआ था, रोड साइड में एक ट्री है तो उसके ऊपर बैठा हुआ था। और वो जैसे ही देखता है प्रिंस को तो कहता है, यू हैव टेकन अवे माई ब्रदर, तुम मेरे भाई को लेकर गए हो, टेक मी ऑल्सो, मुझे भी साथ लेकर चलो, ठीक है। तो क्योंकि दोनों राजकुमार सेम जैसे थे, तो जो यंग हॉक था उसे लगा कि ये मेरे भाई को लेकर गया है, ये वही वाला राजकुमार है, तो कहता है कि तुम उसको लेकर गए, मुझे भी लेकर चलो। तो क्या होता है आगे देखो, आई बिसीच यू, बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे भी साथ लेकर चलो। ऑन विच द यंगर प्रिंस रेडिली टुक इट अप। तो इस वजह से जो यंगर राजकुमार थे वो उसे भी साथ लेकर जाने के लिए राजी हो गए, ठीक है। विद दिस कंपेनियंस ही वेंट इनटू द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और इन कंपेनियंस के साथ, यानी पपी के साथ और वो जो यंग हॉक था उसके साथ मिलकर राजकुमार कहाँ पहुँच गए, फॉरेस्ट के अंदर चले गए। हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट के गहराई में चले गए, घने जंगल के अंदर पहुँच गए। वेयर ही सॉ अ हट, जहाँ पे उन्होंने झोपड़ी देखी, विच ही सपोज टू बी द मेंडिकेंट्स, जो कि उन्होंने सोचा था कि ये मेंडिकेंट की झोपड़ी होगी, और वैसा ही हुआ, ये मेंडिकेंट की झोपड़ी थी। बट नाइदर द मेंडिकेंट नॉर हिज ब्रदर वॉज देयर, ना ही तो मेंडिकेंट वहाँ पर था उस हट में, और ना ही उसका भाई था, वो एल्डर ब्रदर वहाँ पर मौजूद था। Not knowing what to do or where to go, he dismounted from his horse, allowed it to graze, while he himself sat inside the house. अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई कहाँ गया है। तो वो घोड़े से नीचे उतरा, डिसमाउंटेड का मतलब नीचे उतरा, और उसने अपने घोड़े को ग्रेस करने के लिए छोड़ दिया ताकि वो घास फूस खा सके, ठीक है।
रेस करने के लिए छोड़ दिया और वो खुद जो है उस घर के अंदर जाकर बैठ गया, ठीक है। सो देखो, एट सनसेट, सनसेट यानी कि सूर्यास्त जब हो गया शाम को, द मेंडिकेंट रिटर्न टू हिज हट, जो मेंडिकेंट था बैगर, वो कहाँ वापस आया, अपने हर्ट में, झोपड़ी में, अपने घर में वापस आया, ठीक है। हमने सुना था, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो मेंडिकेंट सुबह ही सुबह निकल जाता था और फिर शाम को आता था अपने झोपड़ी में वापस, है ना। तो वैसे ही हुआ। एंड सीइंग द यंगर प्रिंस, और वहाँ पर उसने किसको देखा, यंगर प्रिंस को देखा, छोटे राजकुमार को देखा, ठीक है। एंड सेड आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर यहाँ बहुत खुश हुआ। ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी होना, यानी खुश हुआ। आई टोल्ड योर ब्रदर नेवर टू गो टूवर्ड्स नॉर्थ, और फिर देखकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे भाई को बहुत कहा था, मैंने उसे आदेश दिया था कि तुम नॉर्थ की दिशा में, उत्तर की दिशा में कभी भी मत जाना। फॉर एविल इन दैट केस कुड बिटाइड हिम, क्योंकि उस केस में अगर वो जाता है तो जो एविल है, एविल मतलब जो बुरी चीज़ है, वो उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। बट इट सीम्स दैट, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, डिसओबेइंग माई ऑर्डर्स, उसने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया। ही हैज़ गॉन टू द नॉर्थ, और मेरे आदेशों का उल्लंघन करके वो उत्तर दिशा में चला गया। एंड हैज़ फॉलन इन टू द टॉयल्स ऑफ राक्षसी हु लिव्स देयर, और वो किसके जाल में फंस गया, राक्षसी के जाल में फंस गया, जो वहाँ रहती है, नॉर्थ के साइड में जहाँ रहती है, उस राक्षसी के जाल में फंस गया। टॉयल्स का मतलब होता है जाल, वो जाल में फंस गया। देयर इज़ नो होप ऑफ रेस्क्यूइंग हिम, और अब उसको बचाने का, रेस्क्यूइंग यानी बचाने, तो उसको बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। परहैप्स ही हैज़ ऑलरेडी बीन डिवोर्ड, क्योंकि अगर हम उसे बचाने जाए उससे पहले ही राक्षसी ने उसे खा लिया होगा। डिवोर्ड का मतलब होता है खा लेना, तो उसे पहले ही खा लिया होगा, तो उसे बचाने का तो कोई रास्ता अब नहीं है हमारे पास। द यंगर प्रिंस फोर्थविथ वेंट टूवर्ड्स नॉर्थ, अब जो यंगर प्रिंस है वो अपने बड़े भाई को बचाने के लिए, एल्डर प्रिंस को बचाने के लिए वो किस साइड चले जाते हैं, नॉर्थ दिशा में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बचाना था। वो जानते थे कि वहाँ राक्षसी रहती है, वो खतरे में पड़ सकते हैं, पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को बचाने के लिए चले जाते हैं वहाँ। वेयर ही सॉ अ स्टैग विच ही पियर्स्ड विद एन एरो, वहाँ जाकर वो एक स्टैग को देखते हैं, हिरन को देखते हैं। उस हिरन को वो क्या करते हैं, अपने तीर से, जो उनका तीर था, ये तीर इस तरीके का होता है, उस तीर से, एरो से क्या करते हैं, उसको छेद देते हैं। पियर्स का मतलब होता है छेद देना, मतलब उसके शरीर पर मार देते हैं। तो जैसे ही मारते हैं तो क्या होता है, देखो, द स्टैग रैन इनटू अ हाउस, स्टैग दौड़ता हुआ उस घर में पहुंच जाता है, उस घर में विच स्टूड बाय, जहाँ पर वो एक घर था, तो वहाँ पर वो घुस जाता है। एंड द यंगर प्रिंस फॉलोड इट, और जो यंगर प्रिंस थे वो उसको फॉलो करते हुए उस घर में जाते हैं, उस घर की तरफ जाते हैं। और ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि एल्डर प्रिंस के साथ हो रहा था, है ना। ही वॉज नॉट अ लिटल एस्टोनिश्ड व्हेन इंस्टेड ऑफ सीइंग अ स्टैग ही सॉ वुमेन ऑफ एक्यूसाइट ब्यूटी। अब देखो, ये जो यंगर प्रिंस है ये बिल्कुल भी उस स्टैग को देखकर एस्टोनिश्ड नहीं हुए, यानी सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि जो इनके एल्डर प्रिंस थे वो भी इसी तरीके से इनके जाल में फंसे थे उस राक्षसी के। सबसे पहले उन्होंने जब तीर मारा था स्टैग को, तो स्टैग जाता हुआ सीधा उसके घर की तरफ गया था राक्षसी के, और वहाँ पर बैठी हुई थी एक बहुत ही सुंदर विमेन, ठीक है, लिखा हुआ है ना एक्यूसाइट ब्यूटी, यानी कि बहुत ही सुंदर विमेन वहाँ बैठी हुई थी। तो ये विमेन नहीं है, ये असल में राक्षसी है। तो ये सब चीज़ वो जानते थे, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए जिस तरीके से उनके बड़े भाई हो गए थे। ना देखो, ही इमीडिएटली कंक्लूडेड, जैसे ही उन्होंने उस विमेन को देखा जो घर के बाहर बैठी हुई थी, घर के वहाँ पे, जैसे उस वेमेन को देखा, देखो क्या होता है, उन्होंने फटाफट से अपने माइंड में कंक्लूड ये बात कर ली, उन्होंने ये बात सोच ली, फ्रॉम व्हाट ही हैड हियर्ड फ्रॉम द मेंडिकेंट, जो बात उन्होंने मेंडिकेंट से सुनी थी, क्या, दैट द प्रिटेंडेड वुमेन वाज नॉन अदर दैन द राक्षसी, जो प्रिटेंडेड वुमेन है, जो दिखा रही है अपने आप को, वुमेन दिखा रही है, औरत दिखा रही है इतनी सुंदर, वो सिर्फ एक उसका ढोंग है, वो उसका एक जाल है, ठीक है, वो फंसाती है इस तरीके से लोगों को जाल में, तो वो एक कोई विमेन नहीं है, वो एक राक्षसी है। इन हुज पावर हिज ब्रदर वॉज, जिसके जाल में, जिसके कब्जे में कौन है, उसका बड़ा भाई है, ठीक है। द लेडी आस्क्ड हिम टू प्ले अ गेम ऑफ डाइस विद हर, अब वो जो विमेन थी वहाँ बैठी हुई, वो अब जैसे एल्डर ब्रदर को उसके कहा था ना कि तुम मेरे साथ एक बार बाजी का गेम खेल लो, ठीक वैसे ही ये जो यंगर प्रिंस आए इनसे भी कहती है कि आप मेरे साथ एक बार बाजी का गेम खेल लो, ठीक है। ही कंपाइल्ड विद द रिक्वेस्ट, और वो उसकी बात को, उसके जो रिक्वेस्ट उसने की थी उस वेमेन ने, उसको मान लेते हैं, ठीक है। एंड ऑन द सेम कंडीशंस ऑन विच द एल्डर प्रिंस हैड प्लेड, और वो सारे कंडीशंस सेम होते हैं जैसा एल्डर प्रिंस के साथ खेला गया था। जब बड़ा भाई आया था तो उसके साथ भी जैसी शर्तें लगाई गई थी वैसी शर्तें किसके साथ लगाई जा रही है, यंगर प्रिंस के साथ। द यंगर प्रिंस वॉन, और लेकिन यहाँ पर सब कुछ सेम होता है, सब चीज़ें सेम होती है, बस तरीका अलग था। क्या, देखो वहाँ पर वो जो विमेन थी वो जीत रही थी, जो राक्षसी है वो जीत रही थी, है ना, और इस तरीके से अपने कब्जे में उन्होंने उस एल्डर प्रिंस को ले लिया था। लेकिन अब यहाँ पे चालबाजी उल्टी है, यहाँ पे जीत कौन रहा है, सारे गेम जीते यंगर प्रिंस ने, ठीक है। तो देखो क्या होता है,
ऑन विच द लेडी प्रोड्यूस द यंग हॉक फ्रॉम द होल एंड गिव इट टू द प्रिंस। जिसके इसमें मतलब क्योंकि यंगर प्रिंस जीते तो लेडी को क्या करना था, उसे देना था एक यंग हॉक। ठीक है, सबसे पहले यंग हॉक उसने पहली बाजी खेली, पहली बाजी में जो राक्षसी है वो हार गई और यंगर प्रिंस जीत गए, जिसके कारण वर्ष उसे यंग हॉक को देना पड़ा। ठीक है, जो बास का बच्चा होता है, ईगल है ना, बास, उसके बच्चे को उस होल में से, जो उसके पास होल था उसमें से निकाल कर देना पड़ा। द जॉय ऑफ द टू हॉक्स ऑन मीटिंग ईच अदर वॉज ग्रेट। अब जब दोनों बाज के बच्चे मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों भाई भाई थे, तो जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो यंगर प्रिंस जब आ रहे थे जंगल से तो एक हॉक था, उनको मिला बच्चा हॉक और कहता है कि तुम मेरे भाई को लेकर गए हो तो मुझे भी लेकर जाओ। तो साथ में जो प्रिंस है, यंगर प्रिंस, वो उसको ले लेते हैं, है ना। और ये जो होल में से उसने प्रोड्यूस किया है उस राक्षसी ने, वो लेकर गए थे आपके बड़े भाई, तो बड़े भाई से तो ले लिया था वो जीत के इसमें। तो अब जब वो उसको होल में से निकाल कर देती है तो ये दोनों भाई भाई मिल गए इस तरीके से। द लेडी एंड द प्रिंस प्लेड अ सेकेंड टाइम। अब वो लेडी और प्रिंस ने दूसरी बारी में खेला एंड द प्रिंस वॉन अगेन, और प्रिंस दोबारा से जीत जाते हैं। द लेडी देयरफॉर ब्रॉट टू द प्रिंस द यंग पपी लाइंग इन द होल। और फिर लेडी को दोबारा से क्या देना पड़ा, प्रिंस को यंग पपी देना पड़ा जो उसने अपने होल में रखा हुआ था। ये यंग पपी जो होल में रखा था किसका था, एल्डर प्रिंस जो लेकर आए थे, है ना। दे प्लेड अ थर्ड टाइम, और फिर ये लोग तीसरी बारी खेलते हैं एंड द प्रिंस वॉन द थर्ड टाइम, और जो ये प्रिंस थे ये तीसरी बार भी जीत जाते हैं। द लेडी demurred to producing a young man exactly like the prince, pretending that it was impossible to get one, but on the prince insisting upon the fulfillment of the condition, his brother was produced. अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरी बार भी जो प्रिंस है, राजकुमार, वो जीत जाते हैं। अब जो लेडी थी, वो जो राक्षसी थी, वो मना कर रही थी बहुत ज़्यादा कि ऐसा आपके जैसा यंग मैन, आपके जैसा प्रिंस मेरे लिए प्रोड्यूस कर पाना बहुत इम्पॉसिबल है, ये मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रिंस थे वो तो जानते थे कि इसके होल में मेरा भाई है, तो वो कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि तुमने खेला है, मैं जीता हूँ, तो तुम्हें कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अगर तुमने मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसा ही प्रिंस तुम्हें देना पड़ेगा, बिकॉज मैं गेम को जीता हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिमांड करने के बाद वो जो लेडी थी, यानी कि जो राक्षसी है, उसने उसके भाई को प्रोड्यूस कर दिया, यानी वो जो प्रिंस थे, है ना, क्योंकि दोनों तो ट्विन ब्रदर्स है, दोनों सेम सेम दिखते हैं, तो वो क्या करेगी, उसके जैसा क्या करा, उसने उसके ब्रदर को उसको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो यंग प्रिंस है उन्होंने अपने भाई को बचा ही लिया आखिरकार। द जॉय ऑफ टू ब्रदर्स ऑन मीटिंग ईच अदर वॉज ग्रेट। और ये जो खुशी थी दोनों भाइयों की एक दूसरे से मिलने के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, राक्षसी सेड टू द प्रिंस, और फिर राक्षसी ने उन दोनों भाइयों से, उन दोनों राजकुमारों से कहा, डोंट किल मी, प्लीज़ मुझे मत मारो, एंड आई विल टेल यू अ सीक्रेट विच विल सेव द लाइफ ऑफ द एल्डर प्रिंस। और फिर कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि दोनों राजकुमार है और दोनों साथ में मिल चुके हैं, अब ये मुझे मार सकते हैं क्योंकि मैं राक्षसी हूँ, वो दोनों जान चुके थे प्रिंस, है ना। तो इस वजह से कहते हैं, आप मुझे मत मारिए, मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊंगी जिससे कि एल्डर प्रिंस जो बड़े राजकुमार है उनकी जान बच सकती है। ठीक है, शी देन टोल्ड देम दैट द मेंडिकेंट वॉज अ वर्शिपर ऑफ द गॉडेस काली। फिर वो सीक्रेट क्या बताती है, देखो, वो बताती है राक्षसी कि जो मेंडिकेंट, जो बेगर है, जिसके पास आपके एल्डर ब्रदर रह रहे हैं, एल्डर प्रिंस रह रहे हैं, वो मेंडिकेंट वर्शिपर है गॉडेस काली का, यानी माँ काली का पुजारी है। ठीक है, हु हैड अ टेम्पल नॉट फार ऑफ, जिसका एक टेम्पल भी है, मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है। दैट ही बिलोंग टू द सेक्ट ऑफ हिंदूज हु सीक परफेक्शन फ्रॉम इंटरकोर्स विद द स्पिरिट्स ऑफ डिपार्टेड मैन। सो यहाँ पर जो मेंडिकेंट है वो वर्शिपर है गॉडेस काली का, और उसका जो टेम्पल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। साथ ही में वो बिलोंग करता है हिंदूज़ के ऐसे सेक्ट से जो कि क्या करते हैं, परफेक्शन लेने का वरदान लेते हैं। ठीक है, परफेक्शन का वरदान लेते हैं, जैसे हमारा टाइटल है, चैप्टर है, द मैन हु विश टू बी परफेक्ट, है ना। वो इंसान जो परफेक्ट बनना चाहता है, वो मैन कौन है यहाँ पे, मेंडिकेंट। मेंडिकेंट चाहता है कि उसे परफेक्शन का क्या मिले, वरदान मिले। तो ये वरदान उसे कैसे मिलेगा, उसको वरदान मिलेगा कि वो क्या करेगा, जो आदमी है, जो लोग हैं, इंसान, उनको मारकर स्पिरिट्स जो होते हैं उनको बुलाकर इस तरीके से वो अपना परफेक्शन का जो आशीर्वाद है, उसको वरदान है, उसको लेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, दैट ही हैड ऑलरेडी सेक्रीफाइस्ड एट द ऑल्टर ऑफ काली 6 ह्यूमन विक्टिम्स whose curse could be seen in niches inside her temple। सो बेसिकली उसने अब तक 6 लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया है, उनकी बलि दे दी है। सेक्रीफाइस माने बलि देना, उसने 6 इंसानों की बलि दे दी है। ह्यूमन विक्टिम्स माने इंसानों की। कहाँ पर, काली के मंदिर में। तो उनके काली का जो मंदिर है वहाँ पर उनके स्कल्स, उनकी जो मुंडी है वो रखी हुई है। कहाँ पर, वो जो जैसे आप देखोगे, जैसे टेम्पल है, टेम्पल का क्या बोलते हैं उसको, दीवार है, दीवार के ऊपर इस तरीके से बना होता है ना चीज़ों को रखने के लिए। आपके घर में भी अगर कहीं पर हो या कहीं पे आपने देखा हो कि दीवार के ऊपर इस तरीके से बना होता है ऐसा,
जिससे आप चीज़ों को रख सको। तो ऐसा नीच जो है बना हुआ है जहाँ पर वो 6 मुंडियाँ जो 6 स्कल्स है वो रखे हुए हैं, एक के बाद एक 6 स्कल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बताया उसने राक्षसी ने। फिर क्या बताती है देखो, दैट ही वुड बिकम परफेक्ट व्हेन द 7th विक्टिम वॉज सेक्रीफाइस्ड। और फिर वो बताती है कि जब वो 7वां विक्टिम 7वें इंसान को मार डालेगा, बलि दे देगा, उसकी सेक्रीफाइस्ड बलि दे देगा, तब उसका जो परफेक्शन का वरदान है उसे मिल जाएगा। ठीक है, यानी उसे 7 लोगों की विक्टिम 7 लोगों की बलि देनी थी। 7 लोगों में से 6 लोगों की बलि दे चुका है, अब 7वें की बारी है। 7वां कौन है? वो 7वां आपका एल्डर प्रिंस है। उस एल्डर प्रिंस की बलि देकर वो परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एंड दैट द एल्डर प्रिंस वॉज इंटेंट फॉर द 7th विक्टिम। जैसे मैंने आपको बताया 7वां बलि कौन होगा? 7वां बलि आपका एल्डर प्रिंस बनने वाला है। द राक्षसी देन टोल्ड द प्रिंस टू गो इमीडिएटली टू द टेम्पल टू फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ व्हाट शी हैड सेड। तो फिर राक्षसी कहती है कि प्रिंस को, राजकुमार को, कि आप जाइए उस टेम्पल में जाकर देखिए कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, और वहाँ जाके सच्चाई पता कीजिए। टू द टेम्पल दे अकॉर्डिंगली वेंट। और इस बात पर वो लोग टेम्पल जाकर देखते हैं कि सच्चाई है इस बात में या नहीं। ठीक है, किसी भी मूवीज़ में या नाटकों में आपने सुना हो कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, पाखंडी लोग, जो कि क्या करते हैं, बलि देते हैं, इंसानों की बलि देकर वो अपने आप को परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का वरदान, अलग अलग तरीके के तो वरदान वो लेते हैं। तो ऐसा जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसा ये आपका स्टोरी है। ठीक है, कि यहाँ पे एक मेंडिकेंट है, हमने देखा था वो एक रिलीजियस मेंडिकेंट है, यानी कि पता चला ना वो धार्मिक मेंडिकेंट है। और वो कैसा मेंडिकेंट है कि वो माँ काली की पूजा करता है, और वो जो है एक वरदान लेने के लिए उनसे 7 लोगों की बलि देने वाला था। 6 लोगों की दे चुका है, 7वें की बलि देकर वो परफेक्ट का वरदान लेने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से वो करता है। तो अब देखो क्या होता है, When the elder prince went inside the temple, जब एल्डर प्रिंस बड़े राजकुमार उस मंदिर के अंदर गए, the skulls in the niches laughed a ghastly laugh। जो स्कल्स थे वो 6 मुंडियाँ रखी हुई थी उस नीच के ऊपर। ठीक है, वो 6 की 6 मुंडियाँ हंसने लग गई। और कैसे हंसने लग गई? पूरा घोस्टली टाइप में, गैसली लाफ, बहुत ही डरावनी हंसी में हंसने लग गई सारी की सारी मुंडियाँ। सोचो कि मानो मुंडियाँ रखी हुई है, ठीक है, गर्दन सिर्फ रखी हुई है, बॉडी नहीं है, और वैसा वो हंस रही है, कितना ज़्यादा डरावना होगा। हॉरर स्ट्रक एट द साइट एंड साउंड। बिल्कुल एकदम डरावना माहौल हो गया था, देखने पर भी और सुनने पर भी, क्योंकि सुनने में भी इतना ज़्यादा डरावना आवाज़ है और देखने में तो है ही है। He inquired the cause of the laughter and the skulls told him that they were glad because they were about to get another added to their number। फिर जब राजकुमार उनसे उनकी हंसी का कारण पूछते हैं तो वो बताती है स्कल्स कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है बिकॉज उनके नंबर में इंक्रीजिंग होने वाला है। 6 मुंडियाँ थी ना, 6 मुंडियाँ थी, उनमें से अब 7वीं किसकी है? राजकुमार की। तो राजकुमार, उन्हें पता था कि अब राजकुमार की बलि देने वाले हैं वो जो मेंडिकेंट है, तो उससे उनका जो नंबर है उसमें बराबरी हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब वो 6 से 7 मुंडियाँ हो जाएंगी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए वो हंस रही है। ऑन वन ऑफ द स्कल एज स्पोकमैन ऑफ द रेस्ट सेड, यंग प्रिंस, इन अ फ्यू डेज द मेंडिकेंट डिवोशन विल बी कम्प्लीटेड एंड यू विल बी ब्रॉट इन टू द टेम्पल एंड योर हेड विल बी कट ऑफ। तो अब देखो, सारी जो मुंडियाँ थी 6 की 6, उसमें से एक स्कल था, एक मुंडी थी जो कि सबके हिस्से का बोल रही थी, मतलब सबका होकर वो बोल रही थी। ठीक है, 6 की 6 मुंडियों में से एक स्कल बोलती है सबका होकर, कहती है कि यंग प्रिंस, ये जो मेंडिकेंट है ना, इसका डिवोशन जो है, आराधना, वो ख़त्म होने वाली है कुछ ही दिनों में। ठीक है, वो जो है पूजा पाठ करता है, डिवोशन करता है, आराधना करता है, उसका जो भी उसको परफेक्ट बनना है तो उसकी आराधना है उसकी, वो करता है। उसके बाद फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो वो इस तरीके से जो इंसान है उसको टेम्पल के अंदर लाता है और फिर उसका धड़ से उसका जो सर है उसको अलग कर देता है। एंड यू विल कीप अ कंपनी विद अस, और फिर तुम भी हमारी तरह बन जाओगे, मतलब तुम हमारे ही कंपनी में ज्वाइन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी मुंडी काट दी जाएगी। कुछ ही दिनों में मेंडिकेंट का डिवोशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हें टेम्पल में लाकर तुम्हारी मुंडी अलग कर दी जाएगी, हेड जो है सर अलग करके, और फिर हमारे साथ रख दिया जाएगा। बट देयर इज़ वन वे बाय विच यू कैन एस्केप द फेट एंड डू अस गुड। लेकिन हमारे पास एक तरीका है जिससे तुम बच सकते हो, तुम इस अपने भाग्य से बच सकते हो। फेट का मतलब है भाग्य, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ है। क्या है तुम्हारे भाग्य में? कि तुम्हारी भी मुंडी अलग कर देगा वो मेंडिकेंट, है ना, तुम भी मर जाओगे हमारी तरह। तो उस भाग्य से तुम बच सकते हो और साथ ही साथ तुम हमारा भी भला कर सकते हो। वो क्या है देखो। ओह डू टेल मी सेड द प्रिंस। जो राजकुमार है वो कहते हैं, अच्छा क्या आप मुझे बता सकती है ये तरीका? व्हाट दैट वे इज़, वो तरीका क्या है? एंड आई प्रॉमिस टू डू यू ऑल द गुड आई कैन। और कहता है कि मैं तुम सभी से वादा करता हूँ कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ तुम सबके लिए करूँगा। द स्कल रिप्लाइड, स्कल कहता है फिर, व्हेन द मेंडिकेंट ब्रिंग्स यू इनटू द टेम्पल टू ऑफर यू एज अ सेक्रीफाइस। जब मेंडिकेंट तुम्हें इस मंदिर में लाएगा, ठीक है, तुम्हें सेक्रीफाइस, तुम्हारी बलि देने के लिए, बिफोर कटिंग ऑफ योर हेड, तुम्हारा सर काटने से पहले, ही विल टेल यू, वो तुम्हें कहेगा, टू प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ बिफोर मदर काली, माँ काली के सामने झुकने के लिए कहेगा तुम्हें। प्रोस्ट्रेट का मतलब झुकना, ठीक है।
तो वो तुम्हें झुकने के लिए कहेगा। एंड वाइल यू प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ, और जब तुम अपने आप को माँ काली के सामने क्या करोगे, झुकाओगे, ही विल कट ऑफ योर हेड, और वो तुम्हारा सर अलग कर देगा। बट टेक आवर एडवाइस, लेकिन हमारा एडवाइस लो तुम। व्हेन ही टेल्स यू टू बो डाउन बिफोर काली, जब वो तुम्हें कहेगा कि तुम माँ काली के सामने झुको, तो यू टेल हिम दैट यू आर अ प्रिंस, यू नेवर बो डाउन टू एनीवन। तुम उसे कहना कि तुम एक राजकुमार हो और तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं आता, क्योंकि तुम राजकुमार हो तो तुम किसी के सामने नहीं झुके बचपन से, तो तुम नहीं जानते किस तरीके से बो डाउन किया जाता है, झुका जाता है। दैट यू नेवर न्यू दैट बोइंग डाउन वाज, और तुम नहीं जानते कि बोइंग डाउन होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि झुकना क्या होता है, वो तुम नहीं जानते। एंड दैट द मेंडिकेंट शुड शो, और फिर मेंडिकेंट तुम्हें दिखाएगा कि किस तरीके से झुकना है, ठीक है, इट टू यू, तुम्हें दिखाएगा, बाय हिमसेल्फ डूइंग, खुद कर इट इन योर प्रेजेंस, तुम्हारे ही सामने तुम्हें झुक कर दिखाएगा खुद, ठीक है, ताकि तुम सीख जाओ। एंड व्हेन ही बोज डाउन टू शो यू हाउ इट इज़ डन, और जब वो तुम्हें दिखाएगा कि किस तरीके से बो डाउन होते हैं, हुआ जाता है, यू टेक अप योर स्वर्ड, तुम अपना तलवार ले लेना, एंड सेपरेट हिज हेड फ्रॉम हिज बॉडी, और उसका सर धड़ से अलग कर देना। एंड व्हेन यू डू दैट, और जब तुम ऐसा कर दोगे, वी शैल ऑल बी रिस्टोर्ड टू लाइफ, हम सबको हमारा जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी वो मिल जाएगी वापस से। एज द मेंडिकेंट वोज विल बी अनफुलफिल्ड, क्योंकि जो मेंडिकेंट का जो उसने क्या लिया था, उसने जो मन्नत मांगी थी वो उसकी अनफुलफिलमेंट रह जाएगी, है ना, क्योंकि सातवां जब तक उसका बलि नहीं देगा तब तक तो उसकी मन्नत पूरी नहीं होगी। उसने मन्नत मांगी है ना, तो उसकी मन्नत में 7 उसे बलि देने थे, इसमें से 6 उसने दिए और 7वां वो तुम्हें देने वाली थी, लेकिन तुम उसका सर ही अलग कर दोगे तो तुम क्या होगा, है ना, तो उसकी मन्नत अधूरी रह जाएगी। तो हम जो लोग हैं, हमारा जो धड़ से उसने सर अलग कर दिया है, हम सब दोबारा से अपनी ज़िंदगी हमें वापस मिल जाएगी, हमारा दोबारा से शरीर हमें वापस मिल जाएगा। द एल्डर प्रिंस थैंक द स्कल्स फॉर देयर एडवाइस, और इस सभी चीज़ों को सुन के, इन सारे एडवाइस को सुन के, जो एल्डर प्रिंस थे, बड़े राजकुमार, वो उन सबको शुक्रिया अदा करते हैं। एंड वेंट इनटू द हट, और फिर चले जाते हैं उस झोपड़ी में ऑफ द मेंडिकेंट की झोपड़ी में वापस चले जाते हैं, अलॉन्ग विद हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ। इन द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर, द मेंडिकेंट डिवोशन वर कंप्लीटेड, मेंडिकेंट का जो डिवोशन, जो उसकी आराधना थी, वो खत्म हो गई। ऑन द फॉलोइंग डे ही टोल्ड द प्रिंस टू गो अलॉन्ग विद हिम टू द टेम्पल ऑफ काली, और फिर कुछ ही दिनों में, अगले दिन जब उसकी कंप्लीट हो गई आराधना, अगले दिन ही उसने उस राजकुमार से कहा उसके साथ माँ काली के मंदिर में चलने के लिए। फॉर वॉट रीज़न ही डिड नॉट मैंशन, उसने ये रीज़न तो नहीं बताया कि वो किस लिए माँ काली के मंदिर में उसे लेकर जा रहे हैं। बट द प्रिंस न्यू इट, लेकिन प्रिंस तो जानते थे, राजकुमार को तो पता था कि किस लिए लेकर जा रहे हैं वो। इट वॉज टू ऑफर हिम अप एज अ विक्टिम टू द गॉडेस, वो उसको बलि देने के लिए लेकर जा रहा था, है ना, माँ काली के सामने बलि देने के लिए लेकर जा रहा था। द यंगर प्रिंस ऑल्सो वेंट विद देम, जो छोटे राजकुमार थे वो भी उनके साथ गए। बट ही वॉज नॉट अलाउड टू गो इन साइड द टेम्पल, लेकिन जो मेंडिकेंट था उसने उसे अलाउ नहीं किया कि तुम टेम्पल मंदिर के अंदर आओ, ठीक है। वो किसको लेकर गया था, क्योंकि वो बलि देने जा रहा था ना अपने उसके भाई की, है ना, तो इस वजह से उसने मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया उसे। द मेंडिकेंट देन स्टूड इन द प्रेजेंस ऑफ काली एंड सेड टू द प्रिंस, फिर मेंडिकेंट जो है माँ काली के सामने खड़ा हुआ, प्रिंस भी वहाँ पर थे, एल्डर प्रिंस, है ना, और उनसे कहा, देखो, बो डाउन टू द गॉडेस, तुम जो है झुक जाओ माँ काली के आगे। द प्रिंस रिप्लाइड, फिर प्रिंस ने क्या कहा, देखो, आई हैव नॉट एज अ प्रिंस बो टू एनी वन, मैं, जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक राजकुमार हूँ, तो मैं आज से पहले किसी के आगे नहीं झुका। आई डू नॉट नो हाउ टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ प्रोस्ट्रेशन, और मैं नहीं जानता किस तरीके से झुकना होता है किसी के आगे। प्लीज़ शो मी द वे फर्स्ट, क्या प्लीज़ आप मुझे पहले दिखा सकते हैं कि किस तरीके से मुझे प्रोस्ट्रेट होना है यानी झुकना है। एंड आई एम ग्लैडली टू डू इट, और मैं बड़ी खुशी से करूँगा ये काम। द मेंडिकेंट देन प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, और जैसे मेंडिकेंट ने सुना, उसे लगा कि हाँ भाई राजकुमार है, कभी किसी के आगे नहीं झुका, है ना, तो इस वजह से मेंडिकेंट ने वैसा ही उसकी बात मानी और खुद झुक गया, बिफोर द गॉडेस, माँ काली के आगे झुक गया, उसे दिखाने के लिए कि किस तरीके से प्रोस्ट्रेट हुआ जाता है, ठीक है। एंड व्हाइल ही वाज डूइंग सो द प्रिंस एट वन स्ट्रोक ऑफ हिज स्वॉर्ड सेपरेटेड हिज हेड फ्रॉम हिज बॉडी, और जैसे ही उसने किया ऐसे अपने आप को प्रोस्ट्रेट माँ काली के आगे, तो जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उन्होंने एक ही क्षण में अपने तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इमीडिएटली द स्कल्स इन द नीचेस ऑफ द टेम्पल लाफ्ड अलाउड, और एकदम से जैसे ये काम किया वैसे ही जो स्कल्स थे सारे टेम्पल के नीचे के ऊपर, वो सारे एकदम से जोर जोर से हंसने लगे। एंड द गॉडेस हरसेल्फ बिकम प्रोपीटियस टू द प्रिंस, और जो गॉडेस काली थी वो खुद प्रिंस से, राजकुमार से बहुत ज़्यादा खुश हो गई, ठीक है, प्रसन्न हो गई। प्रोपेटियस का मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई राजकुमार से। एंड गेव हिम द वर्च्यू ऑफ परफेक्शन विच द मेंडिकेंट हैड सॉट टू ऑब्टेन, और उन्होंने, माँ काली ने प्रिंस को परफेक्शन का वरदान दे दिया जो कि मेंडिकेंट चाहता था। मेंडिकेंट ने मन्नत मांगी थी ना माँ काली से, और उसने बलि भी दी थी 6 लोगों की, 7वें की देने आया था, लेकिन ये मन्नत जो उसको अपनी पूरी करनी थी, परफेक्शन चाहिए था उसे, वो परफेक्शन किसे मिल गया, मेंडिकेंट को ना मिलकर
प्रिंस को मिल गया, क्योंकि प्रिंस ने तो मेंडिकेंट को ही मार डाला है ना, प्रिंस ने मेंडिकेंट का ही सर धड़ से अलग कर दिया। तो 7 की 7 बलि पूरी हो गई और मेंडिकेंट की यहाँ पे जो मन्नत थी अधूरी रह गई और यहाँ प्रिंस को परफेक्शन का ये मिल गया। और साथ ही साथ जो स्कल्स थे ना वो दोबारा से उन्हें अपनी बॉडी वापस मिल गई। द स्कल्स वेर अगेन यूनाइटेड टू देयर रिस्पेक्टिव बॉडीज एंड बिकम लिविंग मैन। तो स्कल्स को दोबारा उनकी बॉडी मिल गई और वो एक जीते जी इंसान बन गए। एंड द 2 प्रिंसेस रिटर्न टू देयर कंट्री। और जो दोनों राजकुमार थे ये अपने देश दोबारा वापस लौट गए। तो इस तरीके से हमारी कहानी हुई ख़त्म। हियर माई स्टोरी एंडेड, द नाट्याथन विदर्ड एटसेट्रा। तो जैसे बंगाली लैंग्वेज में बोला जाता है, एखाने हमार गल्पटा फुरलो नोटे गाछटा नोड़ालो। सो आप सोच रहे होंगे क्या ये कहानी रियल है या नहीं, क्योंकि इस तरीके की कहानी थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा लगता है ना, कि स्कल्स पहले मार डाले, स्कल्स मतलब ख़त्म हो गए हैं ना, उनमें जान नहीं है और फिर से दोबारा से उनको अपनी बॉडी वापस मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं फेक है, बट ये तो आपकी फॉक टेल्स है ना, तो फॉक टेल्स रियल भी होते हैं फेक भी होते हैं। तो ये आपकी भूतों की कहानी थी, खत्म हो गई। सो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।